हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस में आप सबका स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं पॉलिटी करंट अफेयर्स पार्ट 2। ओके, ऑलरेडी हमने पार्ट 1 में सिग्निफिकेंट पार्ट कर चुके हैं। अब पार्ट 2 में जो आगे का पार्ट करेंगे और इसके बाद एक और होगा पार्ट 3, जिसमें जो रिसेंट के रिमेनिंग मंथ्स हैं, राइट, अभी जो अप्रैल में है, ये कवर किए जाएंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। वोटिंग राइट्स टू एनआरआई। तो बेसिकली देखिए, अभी एक प्रपोजल चल रहा है कि सिंस एनआरआई सिटीजन्स हैं इंडिया के, उनके पास वोटिंग का राइट है, वो वोट कर सकते हैं। बट वो वोट कब कर सकते हैं? हाउ दे कैन वोट? दे कैन वोट इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ देयर प्लेस ऑफ रेसिडेंस, जो उनके पासपोर्ट में मेंशन्ड है, एंड कैन ओनली वोट इन पर्सन। ओके, तो उनका प्लेस ऑफ रेसिडेंस पे ही वो वोट कर सकते हैं, एंड दे कैन वोट ओनली इन person, right? But obviously NRI, they won't be simply returning from their place of work to vote only. तो इसीलिए प्रपोज किया गया है, so that they could exercise their right to vote. It is proposed that they should be allowed to vote through electronically transmitted postal ballot papers. Okay, NRIs should be allowed to vote through electronically transmitted postal ballot papers, right? अब ये क्या होते हैं electronically transmitted postal ballot papers? They are postal ballot papers which are dispatched electronically but returned via ordinary mail. मतलब जब भेजा जाएगा एनआरआईज को तो वो इलेक्ट्रॉनिकली भेजा जाएगा, बट जब वो वोट डाल के अपना वापस भेजेंगे तो इट वुड बी रिटर्न बाय ऑर्डिनरी मेल। ओके, ऑर्डिनरी मेल से रिटर्न किया जाएगा। करेंटली ये फैसिलिटी ईटीपीबी की किनको अवेलेबल है? इट इज ओनली अवेलेबल टू सर्विस वोटर्स, जैसे मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस, persons employed by the government outside India, member of armed police force of a state serving outside that state. Okay, so currently इन्हीं को जो है सर्विस वोटर्स है, उन्हीं को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट पेपर्स की फैसिलिटी यूज करने का जो है मौका मिलता है। तो अब अगला देखते हैं हम रिव्यू पिटीशन के रिगार्डिंग। ओके, और ये काफी आई वुड से इंपॉर्टेंट है, इस पे यू कुड एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन, क्योंकि बहुत रिव्यू पिटीशन न्यूज में रहा है, राइट? लॉट ऑफ रिव्यू पिटीशंस हैव बीन देयर। तो रिव्यू पिटीशन क्या होती है कि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट होता है ना, वो बाइंडिंग और फाइनल हो जाता है। ओके, उसमें कोई चेंज का नहीं। मान लीजिए किसी लोअर कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया, if a lower court gives in judgment, then one can appeal against this. But if a Supreme Court gives in judgment, तो उसके अगेंस्ट क्या किया जा सकता है? Then for that, that's why ये पावर दी गई है रिव्यू पिटीशन की। ओके, that a binding decision of Supreme Court can be reviewed in a review petition. ओके, तो सुप्रीम कोर्ट जो है अपने ही जजमेंट को रिव्यू कर सकता है। ओके, now, a review petition can be filed by the parties aggrieved by the decision of Supreme Court. Okay, so किसी को लगता है कि Supreme Court का decision maybe it is wrong or maybe they had not considered each and everything. So in that case, they could file a review petition. But again, it could not be, it is not like a not जैसे अपील करना तो एक नॉर्म हो गया, राइट? कि हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया, हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, लोग चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। ओके, सो अपील करके। बट सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया तो इसके ही जजमेंट के अगेंस्ट रिव्यू पिटीशन फाइल हो सकती है। ओके, रिव्यू पिटीशन। बट ये रिव्यू पिटीशन एकदम रेगुलर केस में होती है, इट इज एन एक्सेप्शन। ओके, द प्रोविजन फॉर रिव्यू इज एन एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ स्टेयर डेसिस। ओके, एज क्योंकि कोर्ट्स यूजुअली अपना जो डिसीजन दे देते हैं उसको बार बार चेंज नहीं करते। दैट्स व्हाई इट इज जस्ट एन एक्सेप्शन कि कई if anytime there is some flaw in the judgment, then it can be reviewed and corrected. उसके लिए ये रिव्यू पिटीशन का प्रोविजन है। ओके, और ये किसके पास पावर है? सुप्रीम कोर्ट के पास। दिस पावर इज गिवन टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 137 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्लीज रिमेंबर, सुप्रीम कोर्ट की अगर पावर्स की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन gives सुप्रीम कोर्ट द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट अंडर आर्टिकल 137 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन ने ही ये पावर दी है सुप्रीम कोर्ट को। ओके, और रिव्यू के बाद भी आती है क्यूरेटिव पिटीशन, एंड आई हैड टॉक्ड अबाउट दिस इन माय स्टैटिक क्लास आल्सो। तो बेसिकली एक क्यूरेटिव पिटीशन का कॉन्सेप्ट कब आया? रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा एंड अदर्स। ओके, सो बेसिकली क्यूरेटिव पिटीशन क्या है कि जब किसी जजमेंट के अगेंस्ट रिलीफ के लिए, ओके, फॉर रिलीफ अगेंस्ट एनी जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब पहले मान लो अपील करोगे, फिर अपील की सुप्रीम कोर्ट में नहीं माने, फिर रिव्यू करोगे, रिव्यू से भी नहीं माने, फिर लास्ट स्टेज होती है क्यूरेटिव। ओके, तो और ये क्यों दी है पावर क्यूरेटिव पिटीशन की? टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ प्रोसेस एज वेल एज क्योर मिसकैरेज ऑफ जस्टिस।
ताकि कोई गलती नहीं हो जाए जस्टिस में, इसीलिए इतनी लेवल्स का सेफ गार्ड है। ओके, कि जस्टिस में मतलब आप जानते हो ना वो डिक्टम है कि नो दैट कि कोई भी जो है एक इनोसेंट पर्सन पनिश नहीं होना चाहिए, नो वन इनोसेंट पर्सन शुड बी पनिश्ड। ओके, राइट। सो इसी चीज को इंश्योर करने के लिए जो है ये भी मैकेनिज्म लाया गया है, राइट। तो यही है कि फाइनल ऑर्डर के अगेंस्ट जो है कुछ रिलीफ के लिए जो है अगर रिव्यू पिटिशन भी डिसमिस कर दी गई है तो लास्ट रिजॉर्ट बचता है आपका क्यूरेटिव पिटिशन। ओके, एंड दिस इज टू इंश्योर कि कुछ मिसकैरियज ऑफ जस्टिस ना हो, यानी कोई इनोसेंट पर्सन को पनिशमेंट नहीं दी जाए। ओके, मूविंग ऑन। अब ओटीटी, सो आई थिंक आप सब जानते होंगे ओटीटीज के बारे में। ओवर द टॉप ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स जैसे हो गया आपका नेटफ्लिक्स, ओके, अमेजॉन प्राइम, ओके, व्हाट्सएप, राइट, यूट्यूब, और ये सारे जो हैं आपके ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म से। ओके, सो एक ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म होता क्या है, व्हाट इज एन ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। ओके, सो इसमें बेसिकली ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि इस पे बड़ा ही कंटेंशन चल रहा है कि वेदर इट शुड बी सेल्फ रेगुलेटेड और शुड देयर बी एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर, क्या होना चाहिए इसके लिए, शुड देयर बी सेल्फ रेगुलेशन और शुड देयर बी एन इंडिपेंडेंट रेगुलेशन। बेसिकली देखिए ओवर द टॉप, सो ओवर द टॉप बेसिकली इनका एक की कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि जो भी ये स्ट्रीमिंग मीडिया सर्विस या जो भी ये सर्विस डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स, ये क्या करते हैं, ये सारी सर्विसेज किसके थ्रू प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेट। ओके, इंटरनेट। ओके, जैसे जैसे मान लो आपको वॉइस कॉलिंग की सर्विस चाहिए, राइट। अब आप नॉर्मल टेलीकॉम प्रोवाइडर किसके थ्रू प्रोवाइड करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपका टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर जो होता है वॉइस कॉलिंग की, वो और आपका जो है ये वेव्स, रेडियो वेव्स के ऊपर आपको जो है टेलीफोन पे जो है ये स्पेक्ट्रम वगैरह उसके थ्रू प्रोवाइड करते हैं। ओके, बट ये जो है ओटीटी कैसे प्रोवाइड करेंगे, ओटीटी जैसे मान लो व्हाट्सएप, अब व्हाट्सएप पे आप वॉइस कॉल करते हो तो वो जो है कन्वेंशनल जो होता है इंटरनेट जो टावर के थ्रू सिग्नल जाता है ये सब जाता है उसके थ्रू नहीं प्रोवाइड करते। व्हाट्सएप पे वॉइस कॉलिंग कैसे होती है, इंटरनेट के ऊपर, इट इज इंटरनेट, इट इज ऑल्सो जो आपने पढ़ा होगा वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसी के लिए वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये तो वॉइस कॉलिंग के केस में हो गया। अब आप मूवीज देखते हो या म्यूजिक सुनते हो, अब म्यूजिक की बात ले तो रेडियो, तो रेडियो जो है एफएम ब्रॉडकास्ट होता है, सी ब्रॉडकास्ट होता है एफएम ब्रॉडकास्ट। ओके, सो ये भी एयरवेव्स के ऊपर कर रहा है, आपका एयरवेव्स के थ्रू सेंड कर रहा है। बट आपका जो है म्यूजिक स्ट्रीमिंग जैसे मान लो आपका यूट्यूब म्यूजिक हो गया या जियो सावन ऐप हो गया या जो भी कोई भी ऐप आपका हो गया म्यूजिक स्ट्रीमिंग का, ये लोग भी आपको म्यूजिक सुनने की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बट ये कैसे प्रोवाइड करते हैं, थ्रू इंटरनेट। so, यही डिफरेंस है। किसी को ओटीटी हम जब भी कहते हैं जब वो सर्विसेज, ये जो डिजिटल सर्विसेज है म्यूजिक सुनने की, वॉइस कॉलिंग की, वीडियो कॉलिंग की, ये प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू इंटरनेट। ओके, सो इन दिस वे बाय प्रोवाइडिंग थ्रू इंटरनेट, ये केबल टीवी, ब्रॉडकास्ट, सैटेलाइट जो डीटीएच डायरेक्ट टू होम होता है आपका, टाटा स्काई हो गया, एक तरफ टाटा स्काई हो गया है, एक तरफ ये डायरेक्ट टू, एक तरफ ये जियो सेट टॉप बॉक्स वगैरह ये सब हो गया। मतलब आपका जैसे देखिए डायरेक्ट टू डीटीएच जो है, डीटीएच आपका टाटा स्काई हो गया, इस पे क्या चैनल्स आते हैं, राइट। अब आप इसमें बहुत सारे चैनल्स देखते हो, बट यही सारे चैनल्स किस पे आते हैं, डिज्नी हॉटस्टार पे भी, डिज्नी हॉटस्टार पे भी सारे चैनल्स आते हैं यही। बट अंतर क्या है, टाटा स्काई सैटेलाइट के थ्रू डायरेक्टली आपको दे रहा है, बट ये इंटरनेट के ऊपर दे रहा है, इंटरनेट के थ्रू दे रहा है। ओके, सो इंटरनेट भी ऑब्वियसली इंटरनेट के जो सिग्नल्स होते हैं वो सैटेलाइट के थ्रू ही जाते हैं, बट अगेन दिस इज बीइंग प्रोवाइडेड ओवर इंटरनेट। ओके, दिस इज बीइंग प्रोवाइडेड ओवर डीटीएच, ओके, सैटेलाइट्स के थ्रू, डायरेक्टली थ्रू सैटेलाइट्स। ओके, सो इसके लिए आपको डिश टीवी वगैरह वो चाहिए होता है, बट इसके लिए आपको बस इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। ओके, और आप किसी भी डिवाइस में कहीं भी इसके ऐप के थ्रू देख सकते हो। ओके, तो ये जो है जो ट्रेडिशनली जो कंपनीज थी ऐसे जैसे टाटा स्काई वगैरह, वो पहले जो थे ये देवर दी कंट्रोलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर, तो इनको अब बाईपास कर दिया गया। सो आई होप आपको ओटीटी क्या है समझ में आ गया होगा, और अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो आप क्लियरली बता सकते हैं। इनके फीचर्स क्या होते हैं, ओटीटी कंटेंट की बात करें तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया इसमें मूवीज, टेलीविजन शोज, अदर लॉन्ग एंड शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट जैसे मैसेजिंग एंड वॉइस कॉलिंग एंड इवन
वीडियो कॉलिंग, ओके, ये सब होता है इसमें, ओके। कंटेंट जो है ओटीटी का कैन बी स्ट्रीम्ड ऑन कंप्यूटर, स्मार्टफोन एंड अदर डिवाइसेस। जबकि अगर डीटीएच की बात लो तो इट कैन बी स्ट्रीम्ड ऑन टेलीविजन, ओके। जैसे फिर आप मान लो नॉर्मल मोबाइल कॉल जो है टेलीकॉम नेटवर्क के ऊपर करते हो, सो वो मोबाइल के थ्रू ही कर सकते हो, ओके। नाउ कंज्यूमर्स कैन स्ट्रीम ओटीटी कंटेंट, और जो ओवर द टॉप कंटेंट होता है वो आप कहीं भी और कभी भी एनी टाइम कर सकते हो, जो टीवी प्रोग्राम्स के केस में होता है। नहीं तो अदरवाइज आप डीटीएच के थ्रू देखोगे तो आपको एक फिक्स टाइम पे ही प्रोग्राम देखना पड़ता है, बट डिज्नी हॉटस्टार पे आप कभी भी देख सकते हो प्रोग्राम। सो दिस इज एन बिग एडवांटेज। तो आई वुड रिकमेंड आप ये चीजें दिमाग में रखिएगा, बिकॉज देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि ओटीटी पे आपको क्वेश्चन बन सकता है और स्टेटमेंट में उसके कोई फीचर्स की ही बात कर दी जाए, ओके। नाउ मूविंग ऑन, नाउ ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म से दे आर प्रेजेंटली रेगुलेटेड अंडर आईटी एक्ट, बट अभी जो रिसेंटली न्यूज में क्यों था, एक चेंज किया गया है, फिल्म्स एंड ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स बाय दीज ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर्स एंड न्यूज एंड करंट अफेयर्स कंटेंट ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अब किसके अंडर आ गए, आईबी मिनिस्ट्री, ओके। पहले किसके अंदर, ये सब कुछ पहले आईटी एक्ट के अंदर था, बट अब फिल्म्स, ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स और न्यूज एंड करंट अफेयर्स की बात की जाए तो ये किसके अंडर है, आईबी मिनिस्ट्री के, ओके। आईबी मिनिस्ट्री के अंदर। पहले ये किसके अंडर थे, देवर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ओके। ये सब चीजें पहले मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर थी। बट एक और चीज है, यूजर जनरेटेड कंटेंट प्लेटफॉर्म से, जैसे फेसबुक, यूट्यूब, अब ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं, ये दीज आर स्टिल अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ओके। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। जैसे इसमें क्या है कि ऑनलाइन जो डिज्नी हॉटस्टार वगैरह उस पे जो अब क्योंकि कोविड क्राइसिस के टाइम में जो है थिएटर हॉल्स बंद हो गए, तो उसके टाइम में कोई मूवीज जो एयर होती है वो अब किसके कंट्रोल में है, आईबी के कंट्रोल में, ओके। दैट इज इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, ओके। इट्स नॉट आईबी दैट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इट्स इंफॉर्मेशन and broadcasting ministry, okay। नाउ मूविंग ऑन, बेटिंग इन इंडिया। सो इसके ऊपर भी न्यूज थी कि एक रिसेंटली जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस ने कहा कि बैटिंग को लीगलाइज कर दिया जाए, क्योंकि बैटिंग को रोका तो जा नहीं पा रहा है, राइट, और बैटिंग अंडरग्राउंड जा रही है, तो इसलिए कहा गया कि इसको लीगलाइज करके रेगुलेट किया जाए, ताकि एक तरफ से तो रेगुलेट कर सकते हैं, तो जो इलीगल काम जो बैटिंग के मनी से हो रहे हैं वो कर्व कर सकते हैं, और साथ ही साथ दूसरा क्या कि आप इससे रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हो। इन दो रीजंस के कारण कहा गया कि बैटिंग को लीगलाइज कर दिया। तो कुछ बेसिक्स देखने चाहिए बैटिंग के लिए। पहली चीज तो गैम्बलिंग एंड बैटिंग आर स्टेट सब्जेक्ट्स, very important fact from the perspective of prelims, okay। it is an important fact for prelims, please ध्यान में रखिए, गैम्बलिंग और बैटिंग जो है दे आर स्टेट सब्जेक्ट्स, ओके। सिक्किम, अब हर स्टेट ने फिर इसलिए अपना अलग अलग जो है उसको दे रखा है। कुछ जगह जैसे सिक्किम और नागालैंड है, वहां एक्सप्रेसली परमिट कर रखा है ऑनलाइन गैम्बलिंग, बट तेलंगाना जैसे स्टेट है वहां जीरो टॉलरेंस है टुवर्ड्स गैम्बलिंग, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है तो हर स्टेट अपना अपना लॉ बनाता है। बट एक एक्ट है पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867, इट इज द जनरल लॉ गवर्निंग द गैम्बलिंग इन इंडिया, ओके। पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867, ओके। और कोई स्पेसिफिक सेंट्रल लॉ नहीं है जो ऑनलाइन गैम्बलिंग को गवर्न करता है। सो देयर इज नो स्पेसिफिक सेंट्रल लॉ गवर्निंग ऑनलाइन गैम्बलिंग। सी ऑनलाइन गैम्बलिंग किस फॉर्म में होती है, आप ये जो पोकर वगैरह आते हैं, पोकर हो गया या इवन ड्रीम 11 टाइप से हो गया, राइट। हालांकि ड्रीम 11 दे आर नाउ कॉल्ड गेम्स ऑफ स्किल, तो वो इसके बाहर आ जाते हैं, so that's why they come out of this, but still in a way it is a gambling। so कहीं जो ऑनलाइन गैम्बलिंग है उसको लेके प्रॉपर रेगुलेशन अभी नहीं है। तो और ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं आता गैम्बलिंग के परव्यू में, लाइक बैटिंग ऑन हॉर्स रेस सब्जेक्ट टू लीगल रेगुलेशन, गेम्स ऑफ स्किल excluded under gambling act by courts judgment, and lotteries because they are regulated under lottery laws, okay। so ये चीज जो है गैम्बलिंग के परव्यू में नहीं आता। Next important thing that you should know is the proposal for 3 capitals for Andhra Pradesh। So Andhra Pradesh में 3 capitals का proposal कहा गया है। It's Visakhapatnam, Amravati and Kurnool। Okay, 3 जगह हो गए, Visakhapatnam, Amravati and Kurnool। Visakhapatnam will be the executive capital, Amravati will be the legislative capital and Kurnool will be the judicial capital, okay। और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है, आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन एंड इक्वल डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स बिल, जो पास कर दिया गया था जनवरी में, ओके।
सो देखिए यहाँ पर आई वुड ऑल्सो सजेस्ट, प्लीज सी दीज प्लेसेस इन मैप। ये प्लेसेस प्लीज आप मैप में देखना, और देखना ये प्लेसेस रिलेटिवली एक दूसरे के कहाँ पे हैं, ओके, कि विशाखापट्टनम कहाँ है, अमरावती कहाँ है, कुर्नूल कहाँ है, राइट, एक दूसरे के रिलेटिव कहाँ है। प्लस ये भी देखना ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी की जो लाइन होती है 82.5 डिग्री, उसके रिलेशन में कहाँ है, और फिर ये आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के रिलेशन में कहाँ है, ओके। और ऐसे जो मेजर चीजें हैं उनके रिलेशन में ये तीन जो आपके ये जो सिटीज हैं, विशाखापट्टनम, अमरावती, कुर्नूल, ये कहाँ है ये देखना जरूरी है आपके लिए, ओके। एंड देन रैशनल, तो ये तो ऑब्वियसली दिस इज मोर फ्रॉम मीन्स परस्पेक्टिव, कि इट इज हिस्टोरिकली मैनी कमिटीज ने रिकमेंड किया है कि अगर ऐसे तीन कैपिटल्स बनाएंगे, तो प्राइमरीली ये इसीलिए कि अगर तीन जगह पे कैपिटल्स बनाएंगे तो इट इज बीइंग सेड कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेवलपमेंट होगा, मतलब हर जगह जो है डेवलप होगी। अगर एक जगह कंसंट्रेट कर देंगे, जैसे दिल्ली में एक जगह ही हर चीज का कैपिटल है, तो सारी चीजें जो है दिल्ली में कंसंट्रेटेड है, ओके। अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते तो जहां अलग अलग जगह पे है वहां पर दूसरी चीजें कंसंट्रेटेड रहती, ओके। Next important thing is Forest Right Act. So it is now being implemented in J&K after removal of Article 370. Article 370 के हटने के बाद J&K में Forest Rights Act implement हो रहा है। तो इस एक्ट के बारे में जानना जरूरी है कि क्यों लाया गया है दिस एक्ट, टू करेक्ट द हिस्टोरिकल इनजस्टिस एंड टू इंश्योर वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स एंड ट्राइबल्स। सो बेसिकली जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स और ट्राइबल्स थे वो काफी समय से फॉरेस्ट में रह रहे थे, राइट। तो कॉलोनियल टाइम्स में तो उन्हें ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट किया ही, बट इंडिपेंडेंस के बाद भी बिकॉज कोई ऐसा लॉ नहीं था जो उनको जहां वो फॉरेस्ट में रहते उस पर राइट्स देता, तो इसीलिए जो फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी थी, जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वगैरह पूरी थी, राइट, आपकी पूरी फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी हो गई, उसने बहुत एक्सप्लॉइट किया इनको और हरास किया जाता था इनको, ओके। इनको कई बार इविक्ट कर दिया गया इनकी, जबकि ये वहां जनरेशन से रह रहे थे, बट डिस्पाइट दैट दे वर इविक्टेड, हरास्ड। सो ये एक हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है इनके साथ। तो यही हिस्टोरिकल इनजस्टिस को रिड्रेस करने के लिए कि इस एक्ट के थ्रू इनको राइट्स दिए गए, प्लस कुछ राइट्स इनको ये भी दिए गए हैं जिससे इनका वेलफेयर और डेवलपमेंट होगा, राइट। अल्टीमेट पर्पस इज लीगल रिकॉग्निशन ऑफ द राइट्स ओवर फॉरेस्ट रिसोर्सेज, क्योंकि जो ट्राइबल्स और फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं वो बहुत समय से, राइट, इवन बिफोर ब्रिटिशर्स केम, वो इतने समय से फॉरेस्ट में ही रह रहे हैं और वहीं पर उनका पूरा लाइवलीहुड है। तो उनका एक राइट बनता है उन चीजों पर, इसीलिए उनके यही राइट्स को एक लीगल रिकॉग्निशन देने के लिए ये एक एक्ट लाया गया 2006 में, ओके, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। तो एक तो ये रैशनल हो गया, प्लीज कीप दिस इन माइंड, वन इज दिस। सेकंड क्या है, टू प्रमोट कंजर्वेशन, राइट। सो ये भी देखा गया कि जहां ट्राइबल्स होते हैं वहां पर कंजर्वेशन, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स और ट्राइबल्स है, अगर उनको राइट्स दिया जाए फॉरेस्ट को के ऊपर, तो वहां पे कंजर्वेशन बेटर होता है। तो इसीलिए कंजर्वेशन और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है उन्हीं को दे रखी है, ट्राइबल्स को, राइट। So it also promotes conservation by including responsibilities and authority of forest rights holder, मतलब जो फॉरेस्ट राइट्स होल्डर जो वहां पर ट्राइबल्स हैं या फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, उन्हीं को राइट दिया कि, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी और अथॉरिटी भी दी उनको कि आप जो है इस फॉरेस्ट का सस्टेनेबल यूज करोगे, आप कंजर्वेशन करोगे और आप इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करे रखोगे। What are the key provisions of this act? So it gives title rights, इट गिव्स कम्युनिटी राइट्स। तो टाइटल राइट्स मतलब लैंड टाइटल, मतलब जो जमीन पे वो रहते हैं उसके राइट्स, ओके, जमीन के राइट्स। कम्युनिटी राइट्स मतलब कम्युनिटी रिसोर्सेस होती हैं कुछ, कम्युनिटी रिसोर्सेस जैसे ग्रेजिंग लैंड हो गया, ओके, आपके पॉन्ड्स हो गए। तो ये जो इस टाइप की कम्युनिटी रिसोर्सेज जो पूरी कम्युनिटी यूज करती है, उस पर पूरी कम्युनिटी के राइट है, ओके, किसी इंडिविजुअल का राइट नहीं है, राइट। रिलीफ एंड डेवलपमेंट, सो अगर फॉरेस्ट राइट्स ड्वेलर या ट्राइबल्स जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं उनको अगर कभी इविक्ट किया जाए या उनसे उनकी जमीन छीन ली जाए, तो उनको रिलीफ और डेवलपमेंट का राइट है, यानी उनको जो है रिलीफ और रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करना होगा, प्लस उनको डेवलप करने के लिए सारी फैसिलिटीज देनी होगी, ओके। देन फॉरेस्ट मैनेजमेंट मतलब कि फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए जो भी उनको डिसीजन लेना है उसकी पावर्स जो है फॉरेस्ट ड्वेलर्स और ट्राइबल्स को ही दी गई है। राइट और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो कहीं जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है, दिस इज अ मेन सोर्स, इट इज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ओके, मेन सोर्स ऑफ इनकम है फॉरेस्ट ड्वेलर्स की। तो इसीलिए इस चीज के ऊपर उनको राइट दिया गया है ताकि उनकी जो है सोर्स ऑफ इनकम पे उनको राइट मिले, उनका लाइवलीहुड सिक्योर हो, ओके। एंड
इट ऑल्सो गिव्स द एलिजिबिलिटी कि कौन एलिजिबल है टू गेट द राइट्स अंडर दिस एक्ट। एंड ग्राम सभा, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंदर देखा गया है कि ग्राम सभा को हाईली इंपावर्ड बॉडी बनाया गया है। ओके, सो बेसिकली ग्राम सभा डिसाइड्स, इनफैक्ट ग्राम सभा डिसाइड्स हु गेट्स व्हाट राइट्स, कि किसके क्या राइट्स होंगे, वो भी ग्राम सभा डिसाइड करती है यहाँ पे। सो ग्राम सभा के पास जहाँ जिन एरियाज में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट एप्लीकेबल है, उन एरियाज में ग्राम सभा के पास बहुत सारी पावर्स है। ओके, बट डू कीप इन माइंड दीज प्रोविजंस। ओके, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो दीज टू रैशनल फॉर द एक्ट। ओके, इन दोनों पे भी स्टेटमेंट बना के दिया जा सकता है। डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स, सो ये जो है एक इंडेक्स है, बनाया गया है DMEO, डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन ऑफिस, जो नीति आयोग का है। सो व्हाट दिस इंडेक्स असेसेस इज प्रिपेयर्डनेस, डाटा प्रिपेयर्डनेस ऑफ मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। सी, आज के टाइम में आप जानते हो कि डिजिटल गवर्नेंस बहुत बड़ा है, मतलब हर चीज डिजिटल जा रही है, तो जितना डिजिटल जा रही है उतना ज्यादा डाटा बढ़ रहा है। तो ये जो इतना सारा डाटा है हर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के पास हर चीज के लिए, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है तो उसके पास एक पोर्टल है खुद का, MCA21, तो उसमें बहुत सारा डेटा आता, तो उस डेटा को कितने अच्छे से वो हैंडल कर सकते हैं, कितने अच्छे से सिक्योर रख सकते हैं, राइट, मतलब कितने अच्छे से इसमें क्या क्या पैरामीटर्स है, डेटा जनरेशन, डेटा की क्वालिटी कितनी अच्छी है, उस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करते हैं, डेटा को क्या वो एनालाइज करके यूज कर सकते हैं, उसको डिसेमिनेट कितनी प्रॉपर्ली कर रहे हैं, और डेटा की सिक्योरिटी और ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी। तो ये सारी चीजें जो है इस इंडेक्स में देखी जाती है टू assess how prepared our ministries are for this, for managing the data that is being generated in the age of digital governance। तो डिजिटल गवर्नेंस का टाइम है, बहुत सारा डेटा जनरेट हो रहा है, इस डेटा को मैनेज करने के लिए कितने वेल प्रिपेयर्ड हैं हमारी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स, उसके लिए डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस जो नीति आयोग का, उसने ये डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स लाया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंटीग्रिटी पैक्ट। So basically it was in news because CVC ने कुछ चेंजेस लाए हैं इंटीग्रिटी पैक्ट के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में। ओके, SOP में चेंजेस ये हैं, बेसिकली इंटीग्रिटी पैक्ट को इंप्लीमेंट करने में एक की स्टेक होल्डर होता है, इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर। सो इट इज इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर्स, IEM। सो ये जो होते हैं ये इंटीग्रिटी पैक्ट्स को मॉनिटर करते हैं और देखते हैं कि वो सही से एग्जीक्यूट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो कि वो पैक्ट्स फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। बेसिकली ये पैक्ट्स किनके बीच में होते हैं, गवर्नमेंट के बीच में होता है और एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या जो भी, एक मान लीजिए कोई गवर्नमेंट ऑप्शन करे तो ऑप्शन में जो सारे पार्टिसिपेट करने वाले प्राइवेट बिडर्स हैं उन सबके बीच में और गवर्नमेंट के बीच में होगा ये, राइट, कि वो लोग जो है प्रॉपरली बिडिंग करेंगे, कि गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट कमिटमेंट देता है कि वो प्रॉपरली बिडिंग करेगा, और प्राइवेट जो बिडर्स होते हैं वो कहते हैं कि हाँ वो लोग भी जो है कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे या कोई करप्शन या कोई इंड्यूसमेंट देने की कोशिश नहीं करेंगे। ये होता है इंटीग्रिटी पैक्ट। बट अब दोनों ने एग्रीमेंट किया, अब ये देखेगा कौन कि इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, उसके लिए ये आते हैं IEMs, इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर्स। ओके, सो इनका टेन्योर अब 3 साल का कर दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, और इसका पूरा एम क्या है इंटीग्रिटी पैक्ट का, टू प्रिवेंट करप्शन इन पब्लिक कॉन्ट्रैक्टिंग। ओके, ये यहाँ पे आप डेफिनेशन पढ़ सकते हो। सो बेसिकली ये क्या करता है, इंटीग्रिटी पैक्ट इज ऑल्सो रिकमेंडेड बाय सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने रिकमेंड कर रखा है कि सबको, टू ऑल सेक्रेटरीज, CMDs और CVS को, सबको जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको कहा है CVC ने कि आप जब भी ये जो है आप कोई भी पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट देते हो तो इंटीग्रिटी पैक्ट साइन करिए, जिसको भी आप कॉन्ट्रैक्ट देते हो, या आप जब भी कोई बिडिंग करते हो तो भी आप जो है ये इंटीग्रिटी पैक्ट साइन करो। ओके, तो एक इंटीग्रिटी पैक्ट में राइट्स और ऑब्लिगेशंस होती हैं बोथ द पार्टीज, यानी गवर्नमेंट की और जो प्राइवेट पार्टी होती है उसकी, इन्वॉल्व इन द पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट, और इसमें जो है इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर्स होते हैं, इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंस्ट्राइंड होती है। सो इट इज बोथ अ लीगल डॉक्यूमेंट एंड अ प्रोसेस। ओके, तो ये इंप्लीमेंट मेनली, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर्स करते हैं। ये कैसे अपॉइंट होते हैं, मिनिस्ट्री, अपॉइंटेड बाय द मिनिस्ट्री इन कंसल्टेशन विद CVC। यानी मान लीजिए कोई जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, वो कोई कोई पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट देता है किसी प्राइवेट पार्टी को, तो इसके लिए दिस मिनिस्ट्री विल अपॉइंट IEM, बट इसको रिकमेंडेशन कौन देगा, इन कंसल्टेशन किससे करना पड़ेगी, CVC से। ओके, एंड नाउ IEM इंडिपेंडेंटली रिव्यू करते हैं और असेस करते हैं कि किस एक्सटेंट तक ये पैक्ट जो है कंप्लाई किया जा रहा है। ओके, IEM would examine the complaints received by them
और कोई भी अगर मान लो करप्शन की कंप्लेंट है तो वो जाती है आईएएम के पास, एंड देन दे गिव देयर रिकमेंडेशन एंड व्यूज टू सीवीओ। हर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में एक सीवीओ होता है, उसको ये बताते हैं कि ये जो चीज हुई है इस पे जो अपनी रिकमेंडेशन देते हैं कि ये इस पे ये एक्शन लेना चाहिए। बट दी आयरोनी आयरोनी ये है, या मजे की बात ये है कि इनकी जो रिकमेंडेशन है वो बस एडवाइस हैं, दे आर नॉट लीगली बाइंडिंग। सो दिस इज समथिंग आई वुड से वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंटीग्रिटी पैक्ट जो आपको दिमाग में रखना चाहिए। आपको ये जानना चाहिए कि आईएएम होते कौन है, इंटीग्रिटी पैक्ट की डेफिनेशन क्या है, इंटीग्रिटी पैक्ट का पर्पस क्या है, आईएएम का रोल क्या है, और ये जो आईएएम के रिकमेंडेशन है वो लीगली बाइंडिंग नहीं है, दे आर ओनली एडवाइजरी, दे आर ओनली द नेचर ऑफ द एडवाइस। ओके, और ये जो बेनिफिट्स एंड इश्यूज, basically this is something for the perspective of means. So benefits, as you can see, trust in public contracting process, checks corruption, faster processing होती है contracts की, it smooths the process of recruitment, मतलब जो procurement का process smooth कर देती है, क्योंकि जब इंटीग्रिटी पैक्ट साइन कर रखा है तो ऑब्वियसली करप्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं, सो लिटिगेशन और आर्बिट्रेशन के चांसेस भी कम हो जाते हैं, राइट। मोर एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल डीलिंग, ओके, मतलब पैसा भी बचता है इसमें, ओके, करप्शन नहीं होता और एफिशिएंट और इकोनॉमिकल डीलिंग होती है, राइट। बट इश्यूज यू कुड सी दिस ईयर, आपको नोट्स मिल जाएंगे, वहां भी देख सकते हैं, बिकॉज इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। सो लेट्स मूव ऑन। नाउ नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क पॉलिसी फ्रेमवर्क, ओके। सो नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क, सो ये क्या है बेसिकली नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क। सो इट इज समथिंग लॉन्च्ड बाय नीति आयोग। सी बेसिकली देखिए होता क्या है, हमारे पास बहुत सारे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, राइट, बट ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हमने देखा है दे आर बीइंग इंस्टॉल्ड क्योंकि इनका प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए कुछ मैकेनिज्म नहीं है, मैनेजमेंट के लिए एक फ्रेमवर्क नहीं। सो इन्हीं इंस्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स के लिए ये प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क जो है नीति आयोग और किसने, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। प्लीज कीप दिस इन माइंड, who launched Niti Aayog and Quality Council of India have launched this framework of program, national program and project management, and it brings about radical reforms in the way large and mega infrastructure projects are managed in India. Okay, so basically कि ये जो प्रोग्राम और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क पॉलिसी फ्रेमवर्क लाया गया है, इट इज एम टू ब्रिंग रिफॉर्म्स कि जो बड़े बड़े मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रॉपरली मैनेज हो, ताकि कम टाइम में जल्दी से जल्दी जो है पूरे हों वो, राइट। सो इट विल हेल्प इन, बाकी चीजें आप इसके स्पेसिफिक प्रोविजंस देख सकते हो कि अडॉप्ट अ प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, institutionalize and promote the profession of program and project management, build the workforce of such professionals, and enhance the institutional capability and capability of professionals. मतलब अल्टीमेटली एम क्या है कि जो है ऐसे ऐसे प्रोफेशनल्स बनाए जाएं, ट्रेन किए जाएं, और ऐसा एक फ्रेमवर्क रखा जाए जिसके थ्रू जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है वो प्रॉपरली मैनेज हो, ताकि वो टाइमली कंप्लीट हो और उसमें कोई कॉस्ट ओवररन भी नहीं हो, और जो है इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। ओके, अगेन इसमें आपको जो ध्यान में रखना है, इट इज फॉर नीति आयोग एंड पॉलिसी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, और ये चीजें फॉर रोबस्ट गवर्नेंस, रिड्यूसिंग दिस एंड नॉट इवन कॉम्प्रोमाइजिंग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ओके, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020, दिस वाज आल्सो अभी रिसेंटली कल परसों भी न्यूज में था, बिकॉज इट इज बीइंग सीन कि कोविड के टाइम्स में रिलीफ मटेरियल कई फॉरेन डोनर एजेंसीज जो रिलीफ मटेरियल दे रही हैं चैरिटीज और हॉस्पिटल्स को, बट इट इज बीइंग सीन दैट ये जो रिलीफ मटेरियल दे रही हैं इसके इट इज फेसिंग अ बैरियर ऑफ एफसीआरए, क्योंकि ये बिना एफसीआरए रजिस्ट्रेशन के दे रही है, तो दे आर फियरिंग दैट कि उनपे कुछ पेनल्टी लग जाएगी। ओके, सो एक तरीके से एफसीआरए अब एक बैरियर बन गया, तो इसलिए कहा जा रहा है कि एग्जाम्पशन दिया जाए। तो आपको प्रीलिम्स के लिए क्या जानना है, एफसीआरए एक्ट के बारे में, इसके की प्रोविजंस के बारे में। ओके, व्हाट यू नीड टू नो इज कि एफसीआरए एक्ट क्या। सो देखिए, एफसीआरए एक्ट एक तरफ करता है रेगुलेट्स द एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड फॉरेन हॉस्पिटैलिटी का एक्सेप्टेंस और यूटिलाइजेशन को ये रेगुलेट करता है। ओके, और ऐसे केसेस जहां कोई एक्टिविटीज ऐसी हैं जो नेशनल इंटरेस्ट के डेट्रीमेंटल है, और उसके लिए अगर कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन या फॉरेन हॉस्पिटैलिटी आ रही होगी, ऐसी चीजों को इट प्रोहिबिट्स। सो इट प्रोहिबिट्स एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सच फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड हॉस्पिटैलिटी
which is detriment for such activities which are detrimental to national interest. जैसे एक एग्जांपल ले लो, मान लो कोई प्रोटेस्ट एक्टिविटी है जो which aims to turn into riot, ओके, जिससे राइट हो सकते हैं, और ये प्रोटेस्ट एक्टिविटी जो है एक्सटर्नल जो है फंडेड है, बाहर से फंडिंग मिल रही है इसको, कोई ऑर्गेनाइजेशन मान लो एनजीओ वगैरह करा रहा है इसको प्रोटेस्ट, एंड इस एनजीओ को जो है बाहर से पैसा मिला, तो ऐसे डोनेशंस को रिसीव नहीं किया जा सकता, ओके। और कौन लोग, देयर आर, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपको याद रखना है, ओके, यू हैव टू स्पेसिफिकली रिमेंबर दिस। कौन कौन फॉरेन कंट्रीब्यूशन और हॉस्पिटैलिटी नहीं ले सकते? who cannot take or accept accept or utilize foreign contribution or hospitality? These are MPs and MLAs and political parties. So MPs, MLAs और political parties foreign contribution या hospitality accept नहीं कर सकती, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी नहीं एक्सेप्ट कर सकते, जजेस भी नहीं एक्सेप्ट कर सकते, और मीडिया पर्संस भी नहीं एक्सेप्ट कर सकते, ओके। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मॉनिटर करता है कोई भी फॉरेन फंड डोनेटेड किया हो एनजीओज को थ्रू एफसीआरए, ओके। सो एफसीआरए इंप्लीमेंट कौन करता है? एमएचए, ओके। अगेन दिस इज समथिंग फॉर मीन्स कि एफसीआरए में अमेंडमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बेसिकली इसका कंप्लायंस प्रॉपर नहीं हो रहा, बहुत सारे फॉरेन एडेड एनजीओज हैं हु आर एडवर्सली इम्पैक्टिंग द नेशनल इंटरेस्ट, ओके। प्लस कुछ एनजीओज जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करते हैं, दे रिसीव इट अंडर फेमा एक्ट, so in that case they are regulated by finance ministry, okay। जो फेमा एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है और फेमा एक्ट के अंदर जो पैसा लेते हैं, they are regulated by finance ministry। तो अमेंड करके क्या नए प्रोविजंस लाए गए? that public servants, so ये जो लिस्ट थी, ये वाली लिस्ट, इसमें पब्लिक सर्वेंट्स को ऐड कर दिया गया है, राइट। those who are prohibited to receive foreign contribution, right। it prohibits the transfer of foreign contribution to any other person, okay। तो बेसिकली जो है ऐसा भी नहीं करा जा सकता कि मान लो कोई एनजीओ है, वो बोले मैं तो चैरिटी जो है कि मान लो फूड प्रोवाइड करने के लिए, पुअर्स को फूड प्रोवाइड करने के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले रहा हूं, और बाद में वो ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन दे दे किसी से थर्ड पर्सन ए को, तो ये जो है नहीं किया जा सकता, ओके। दिस कैन नॉट बी डन, ओके। सो ट्रांसफर ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू एनी पर्सन इज प्रोहिबिटेड। बाकी रजिस्ट्रेशन कराना होगा एफसीआरए में, उसके लिए आपको आधार, पासपोर्ट और ओसीआई चाहिए होगा, ओके। लाइसेंस भी टाइमली पीरियोडिकली रिन्यू करना है, और रिन्यू करने से पहले गवर्नमेंट कैन कंडक्ट एन इंक्वायरी बिफोर रिन्यूइंग द सर्टिफिकेट, ओके। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन यूज ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, ओके। सो फॉरेन कंट्रीब्यूशन बेसिकली जो मान लो कि यही एनजीओ की बात आई, इसको मिला 50 करोड़, 50 करोड़ डॉलर्स, ओके, 50 करोड़ डॉलर्स मिला फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तो ऐसा नहीं कह सकता कि यार 50 करोड़ में से मैंने बस 5 करोड़ जो है डोनेट किया और 45 करोड़ तो जो मेरा है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में गया। तो इससे तो आप क्लियरली समझ सकते हो ना कि वो मिसयूज कर रहा है उस फॉरेन फंड्स का, वो एक तरीके से फॉरेन कंट्रीब्यूशन बाहर से ले रहा है और अपने पर्पस के लिए यूज कर रहा है, ओके। सो ये चीज नहीं कर सकते आप। मैक्सिमम 20%, यानी मान लीजिए इधर 50 करोड़ है, सो इसका 20% यानी 10 करोड़ आप जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए यूज कर सकते हो। बाकी रिमेनिंग जो आपने पर्पस बोला है वेलफेयर का, उसी के लिए यूज करना है, ओके। पहले ये कितना था? 50%, बट अब इसको रिड्यूस कर दिया है आफ्टर अमेंडमेंट टू 20%। तो ओवरऑल बेसिकली इस अमेंडमेंट ने एफसीआरए को और स्ट्रिंजेंट बना दिया है, और इसीलिए अभी रिसेंटली क्या है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं टू हॉस्पिटल्स एंड चैरिटीज इन रिसीविंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर कोविड एड, ओके। So it makes it difficult to receive and utilize foreign contribution. Compliance burden भी बढ़ गया है, okay? Now recognition scheme for hygiene rating audit agencies. तो बेसिकली क्या होता है कि कोई भी फूड मान लो वेंडर है, सो उसकी हाइजीन रेटिंग होती है, राइट। ये हाइजीन रेटिंग करने के लिए कौन? ऑडिट एजेंसीज होती है। दीज आर हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसीज, HRAA। अब इन हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसीज को रिकॉग्निशन देने के लिए एक स्कीम लाएगी, क्योंकि देखिए नहीं तो ऐसा हो सकता है कि हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसीज जो हैं वो पैसा लेके जो है ऑडिट करके बोल दे कि हाँ इनका स्टैंडर्ड गुड है। तो इसलिए एक रिकॉग्निशन स्कीम लाएं ताकि ये जो हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसीज है, जो अच्छी ऑडिट एजेंसीज है, वही सर्वाइव करे, वही स्ट्राइव करे, ओके। उन्हीं से फूड वेंडर्स जाएं हाइजीन रेटिंग ऑडिट लेने के लिए, और जो लोग भी हैं
उन्हीं हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसीज की ऑडिट लें, राइट, जो रिकॉग्नाइज्ड है। ओके, सो इससे जो है हाइजीन स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ जाएगा कंट्री में। ओके, फूड का। तो एम टू स्केल अप हाइजीन रेटिंग बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड हाइजीन रेटिंग एजेंसीज इन द कंट्री। नंबर ऑफ जो है और एजेंसीज, और ऑल्सो क्योंकि बहुत सारे फूड वेंडर्स हैं, तो और जो है मोर देयर शुड बी मोर हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसीज, ताकि सबका हाइजीन रेटिंग ऑडिट हो सके। ओके, सो इसमें इंपॉर्टेंट ये है किसने लॉन्च किया है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने, एंड इट हैज बीन लॉन्च्ड एट द बिहेस्ट ऑफ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बिहाफ पे लॉन्च किया। ओके, और ये जो एक फूड हाइजीन रेटिंग स्कीम पहले लॉन्च की गई थी 2019 में, इट इज फॉर सर्टिफिकेशन कि कोई भी फूड बिजनेस है, इट इज सेलिंग, इट हैज प्रॉपर हाइजीन स्टैंडर्ड्स। ओके, कोई भी बिजनेस है जो सप्लाई कर रहा है फूड डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स, राइट, प्लीज रिमेंबर दिस, फूड हाइजीन रेटिंग स्कीम इज फॉर बिजनेसेस सप्लाइंग फूड डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स। ओके, जो कंज्यूमर्स को डायरेक्टली सप्लाई कर रहे हैं उनकी हाइजीन की जो है रेटिंग करने के लिए ये एक स्कीम थी, और इसमें हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसीज उनकी हाइजीन रेटिंग करती हैं, और इनको रिकॉग्निशन देने के लिए अब एक और स्कीम लॉन्च की गई। ओके, थोड़ा बहुत आप क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। ओके, दिस यू कैन गेट फ्रॉम द नोट्स आपको दिए, राइट। सो नोट से आप ये देख सकते हो कि व्हेन इट वाज सेटअप, राइट, कौन कौन किसने सेटअप किया है, किसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इनफैक्ट ऑलरेडी एक बार पास्ट में क्यूसीआई पे जो है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया पे क्वेश्चन आ चुका है, सो प्लीज डू लुक इट अप। ओके, इसको देख लेना, दिस इज मोर देन इनफ। ओके, दिस इज मोर देन, इसमें क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में और उसके ये जो है फंक्शंस के बारे में दे रखा है। ओके, नाउ मूविंग ऑन, इंडिया वर्क प्लेस इक्वालिटी इंडेक्स। तो कोई भी इंडेक्स देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं, दो ही चीजें देखते हैं, हु हैज लॉन्च्ड इट, एंड दूसरा देखते हैं फॉर व्हाट पर्पस, किस लिए, किसने लॉन्च किया और क्यों लॉन्च किया, यही दो चीजें देखते हैं, हु हैज लॉन्च्ड इट एंड फॉर व्हाट पर्पस। So here it is first comprehensive benchmarking tool for employers to measure their progress on lesbian, gay, bi and trans LGBT community जो है उसके। so purpose क्या है इसका, purpose to assess the inclusion of LGBT plus community। okay, so ये जो LGBT plus community है इसके अगेंस्ट हम सब जानते हैं बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है। okay, so therefore to assess how well they are included in workplace, एक ये इंडेक्स लाया गया है। okay, this is created by whom, केशव सूरी फाउंडेशन with Pride Circle and Stonewall UK and FICCI। so FICCI भी इन्वॉल्व है इसमें। okay, केशव सूरी फाउंडेशन, प्राइड सर्कल, Stonewall UK and FICCI। okay, and this is built on expertise of Stonewall Workplace Equality Index, okay, which was launched in 2005। साथ ही साथ you should also know about Transgender Persons Right Protection of Rights Act। so ये एक्ट जो है स्पेसिफिकली प्रोहिबिट करता है कि गवर्नमेंट या इवन कोई प्राइवेट पर्सन जो है एम्प्लॉयमेंट के केस में डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। ओके, द ट्रांसजेंडर शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय गवर्नमेंट और एनी प्राइवेट पर्सन इन द मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ओके, प्लीज कीप इन दिस माइंड कि गवर्नमेंट के साथ साथ ये प्राइवेट पर्सन को भी इंक्लूड करता है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट। तो बेसिकली ये एक मेजर स्कीम है फॉर पोस्ट मैट्रिक, मतलब 10th के बाद, आफ्टर 10th, दिस इज अ स्कीम फॉर आफ्टर 10th हायर एजुकेशन के लिए स्कीम है। ओके, हायर एजुकेशन के लिए स्कीम है फॉर आफ्टर 10th, और जो है शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के लिए उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। ओके, अंडर दिस फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू scheduled caste students for education after 10th class, for higher education after 10th class। okay, so this scheme has been recently revamped। so major चीजें जो आपको देखनी है कि रिवैम्प में क्या मेजर चेंजेस लाए गए, वो ये है, फर्स्टली सेंट्रल जो असिस्टेंस है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो पैसा देती है, इट इज इंक्रीज्ड बाय मोर देन 5 times। दूसरा, सेंटर का जो शेयर है, राइट, इट विल बी रिलीज्ड ऑन डीबीटी मोड, मतलब अब जो है सेंटर है वो डायरेक्टली स्टूडेंट्स के अकाउंट में पैसा देगा, जैसे एमजी नरेगा में हो रहा है कि डायरेक्टली जो है वर्कर्स के अकाउंट में पैसा जा रहा है, इसमें भी अब डीबीटी से जो स्टूडेंट्स हैं उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आएगा। ओके, और इसके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया है
जिस विथ रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी, सो प्लीज कीप दिस इन माइंड। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रिवैम्प का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया इसके लिए। ऑल्सो एक कैंपेन भी लॉन्च करेंगे टू इनरोल स्टूडेंट, सो एक्टिवली अब इसमें रीच आउट करेंगे। पहले एक स्कीम बनाई गई थी और जिसको बेनिफिट लेना है आके ले सकता है, बट अब क्या है, एक कैंपेन लॉन्च करेंगे जिसके थ्रू ये एक्टिवली स्टूडेंट्स के पास जाएंगे जो 10th के बाद हैं शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के, और उनको इनकरेज करेंगे कि वो हायर एजुकेशन में एनरोल हो और इस स्कीम का बेनिफिट लें, ओके। और स्पेशली पुअरेस्ट हाउस होल्ड को। और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म इसमें क्या है, सोशल ऑडिट हो गए, थर्ड पार्टी वैल्यूएशन, हाफ ईयरली सेल्फ ऑडिटेड रिपोर्ट फ्रॉम ईच इंस्टीट्यूशन, ओके। स्टार कैंपेनर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, सो बेसिकली क्या है इसमें, तो इन दिस बेसिकली जो है आप सबको लास्ट टाइम मैंने अभी स्टैटिक में पढ़ाया था, स्टार कैंपेनर्स क्या होते हैं कि कुछ कैंपेनर्स को जो है पॉलिटिकल पार्टीज स्टार कैंपेनर डेजिग्नेट कर सकती है, ओके राइट। और ये भी जो है आपको ये किसको मिलता है, नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। ये सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को ही मिलता है कि वो जो है कुछ अपने कैंपेनर्स को स्टार कैंपेनर्स जो है डिक्लेयर कर सकते हैं। और इन स्टार कैंपेनर्स का एक्सपेंडिचर जो है, ये जो है कैंपेनर कैंपेनिंग में ट्रैवलिंग वगैरह में, इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम बीइंग एडेड टू द इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑफ कैंडिडेट। तो इन स्टार कैंपेनर्स का एक्सपेंडिचर जो है कैंडिडेट के इलेक्शन एक्सपेंडिचर में ऐड नहीं होता, ओके। स्टार कैंपेनर्स का जो एक्सपेंडिचर है इट डज नॉट गेट एडेड इनटू एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्शन कैंडिडेट। बट प्लीज कीप दिस माइंड, अगर इलेक्शन कैंडिडेट या उसका एजेंट स्टार कैंपेनर के साथ रैली में आता है या उसके साथ स्टेज पे आता है, तो इन दैट केस पूरा जो एक्सपेंडिचर है स्टार कैंपेनर का वो इंक्लूड होगा एक्सेप्ट स्टार कैंपेनर के ट्रैवल एक्सपेंसेस। तो प्लीज कीप दिस इन माइंड। अगर नॉर्मली स्टार कैंपेनर इन जनरल कैंपेन कर रहा है पॉलिटिकल पार्टी का, तो उस केस में उसका जो कैंपेन का एक्सपेंडिचर है वो कैंडिडेट के उसमें नहीं जाएगा। बट अगर कैंडिडेट या उसका इलेक्शन एजेंट जो है वो स्टार कैंपेनर के साथ रैली में आ जाता है या जो है उसका जो है स्टेज शेयर करता है, तो उस केस में पूरा एक्सपेंडिचर जो स्टार कैंपेनर का है ट्रैवल वाले एक्सपेंडिचर को छोड़ के जो है इट कम्स इन दी इट कम, ये जो है कैंडिडेट के एक्सपेंडिचर्स में ऐड होता है, ओके। Interstate Migrant Policy Index. So basically, this is an index for migrants, or migrants have been recently facing a lot of, troubles because of COVID crisis. So it is released by India Migration Now, एक रिसर्च और एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया माइग्रेशन नाउ, ओके। सो रिलीज्ड बाय इंडिया माइग्रेशन नाउ। तो इसका पर्पस बेसिकली यही देखना है कि कौन सा स्टेट कितना माइग्रेंट फ्रेंडली है, ओके। इसमें ये देखता है माइग्रेंट इंटीग्रेशन पॉलिसीज, मतलब कितनी पॉलिसीज, मतलब कौन से स्टेट में जो है देयर आर पॉलिसीज फॉर वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ माइग्रेंट्स ऑल्सो। तो जैसे इसमें क्या, जैसे चाइल्ड राइट्स, माइग्रेंट के चाइल्ड्स के लिए एजुकेशन के लिए कुछ प्रोविजन बना रखा है स्टेट ने या नहीं, माइग्रेंट के लिए जो है उनके बच्चों के लिए एजुकेशन हो गया, राइट, हेल्थ का प्रोविजन माइग्रेंट्स के लिए, सैनिटेशन, हाउसिंग और पॉलिटिकल इंक्लूजन भी कितना है माइग्रेंट्स का। ये सारे प्रोविजंस के ऊपर देखता है कि कितना जो है माइग्रेंट के लिए पॉलिसी जो है किसी स्टेट की फ्रेंडली है, कितना उनको इंटीग्रेट करने की कोशिश करती है, ओके। And please remember, this is a fact, this you should remember, that more than 1/3 of India's population is internal migrant and 75% of youth are migrant, okay. Or key findings that Kerala, Goa, Rajasthan are migrant friendly, but many states tend to frame discriminatory policies, okay. ये आपने सबसे बड़ा देखा होगा डोमिसाइल स्टेटस जो हरियाणा में अभी लाया गया है कि 75% रिजर्वेशन। So in a way, this is a discriminatory to migrants. Okay, migrants के against जाता है. Okay. Academic Freedom Index. So Frederick Alexander University, and I do not know how to pronounce this. So but आप ये देख सकते हो. So ये जो एजेंसी है, so ये नाम आपके सामने ही आएगा. So आप समझ ही जाओगे. Okay, कितना बड़ा लंबा चौड़ा नाम. और VDEM Institute. Okay. So ये दो इंस्टीट्यूट हैं, ये दोनों मिलके ये इंडेक्स लाते हैं। एंड दिस इंडेक्स, जैसे ही नाम देखते हो आप, एकेडमिक फ्रीडम। सो सी, इस टाइप के इंडेक्स दे आर लेस इंपॉर्टेंट, ओके। जैसे हमने पहले पढ़ा था डाटा गवर्नेंस वाला इंडेक्स, वो नीति आयोग की एक एजेंसी लाई थी, वो इंपॉर्टेंट है। सो इंडेक्स ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज और एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएन या और WTO टाइप ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट। But in general, organizations like these bringing index, this is less important, okay. तो ये सारे इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व है, VDEM इंस्टीट्यूट, स्कॉलर्स एट रिस्क नेटवर्क एंड ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट। सो दे सी फ्रीडम ऑफ यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स, ओके।
So academic freedom, so it is regarding freedom of university scholars to debate politically and culturally controversial topic. कि कितनी जो है यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स को फ्रीडम मिलती है कि वो पॉलिटिकली और कल्चरली जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं उनको डिबेट कर सके. ओके, इंडिया हैज स्कोर्ड कंसिडरेबली लो. ओके, इंडिया का स्कोर लो है इसमें, राइट, एंड it has a score of 0.352 which is इससे भी कम सऊदी अरेबिया और लीबिया का स्कोर. ओके, so again less important, not so important. Okay, now this is something I would say important क्योंकि नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. तो सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है ऑन राइट टू प्रोटेस्ट कि पब्लिक प्लेसेस में राइट टू प्रोटेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते. एंड दिस वाज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ शाहीन बाग प्रोटेस्ट. तो शाहीन बाग में रोड को ब्लॉक कर दिया गया था. नाउ दैट रोड वाज अ पब्लिक प्लेस, तो कई लोगों को इनकन्वीनियंस हुआ थी, बट एट द सेम टाइम वो लोग क्लेम कर रहे थे कि हमारा डेमोक्रेटिक राइट है प्रोटेस्ट करना. बट एट द सेम टाइम दूसरे सिटीजन्स का भी राइट होता है, राइट, दे हैव आल्सो फंडामेंटल राइट्स टू दैट दे कुड मूव फ्रीली. ओके, सो उनका भी राइट है, इनका भी राइट है, दोनों का राइट है. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, दैट यस, जो भी है राइट टू पीसफुली प्रोटेस्ट इज अ राइट, बट अगेन दिस इज नॉट अ एब्सोल्यूट राइट. ये नहीं बोल सकते कि पीसफुल प्रोटेस्ट भी करना एब्सोल्यूट राइट है. इट इज सब्जेक्ट टू reasonable restriction. Okay, reasonable restriction. So it says rights of free speech and peaceful protest were treasured but were subject to reasonable restrictions. Okay, also कोई भी fundamental right always keep in mind isolation में नहीं होता. जो है प्रोटेस्टर का राइट है, इट हैज टू बी बैलेंस्ड विद द राइट ऑफ कम्यूटर, क्योंकि आर्टिकल 19 के अंदर कम्यूटर के पास भी तो राइट है दैट ही कुड मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. ओके, सो जो कम्यूटर है, जो ट्रैवल कर रहा है, उसके पास भी राइट है और प्रोटेस्ट करने के पास भी राइट है. तो दोनों के राइट्स को क्या करना है, बैलेंस करना है. ओके, ऐसा नहीं कर सकते किसी एक के राइट को दूसरे के राइट पे प्रेसिडेंस दे सकते. ओके, सो इस केस में क्या होता है, दैट्स व्हाई दिस राइट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. सिमिलरली कम्यूटर का भी राइट है ट्रैवल करने का, वो भी सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. ओके, तो आर्टिकल 19(1)(b) में ये राइट दिया हुआ है टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स. तो इसी के अंदर आ जाता है आपका राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली. ओके, नेक्स्ट इज पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स. तो दिस आई वुड से इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये काफी न्यूज में होता है. एंड इट इज अ दो एक एनजीओ, इट इज ब्रॉट आउट बाय सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन. एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन लाती है इसको, बट अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स क्योंकि गवर्नमेंट रिपोर्ट में भी ये कोट किया जाता है. तो पब्लिक अफेयर सेंटर पीएसी बैंगलोर, सो बैंगलोर में एक पीएसी करके पब्लिक अफेयर सेंटर है, वो ये रिपोर्ट लाता है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स. ओके, एंड इट इज पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स इज अ डाटा ड्रिवन प्लेटफॉर्म. इसमें स्टेट्स और यूटीज को रैंक किया जाता है कि हाउ वेल दे आर परफॉर्मिंग ऑन गवर्नेंस. तो पर्पस क्या है, टू रैंक states and UTs on their performance based on governance. Okay, अब गवर्नेंस का परफॉर्मेंस एनालाइज करने के लिए क्या चीजें देखते हैं, थ्री पिलर्स. ओके, there are three pillars. So governance performance is analyzed in context of sustainable development defined by three pillars: equity, growth and sustainability. तो ये तीन पिलर देखते हैं. इन तीन पिलर में कितने अच्छे से कोई स्टेट परफॉर्म कर रहा है या क्या मेजर्स दिए, इसके बेसिस पे देखते हैं कि कौन कितना अच्छा गवर्नेंस में परफॉर्म करता है. अब लार्ज कैटेगरी स्टेट्स में टॉप 3 आर केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश. तो केरला यू कुड एक्सपेक्ट, केरला इज अ स्टेट जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सोशल इंडिकेटर्स और गवर्नेंस में इज वेरी गुड. ओके, सो केरला के बारे में याद रखना. जबकि उत्तर प्रदेश के बारे में कहें तो normally it is seen that it is not performing so well on various social indicators. Same is the case with Bihar. Okay, so Uttar Pradesh, Odisha and Bihar were at the bottom, जबकि Kerala, Tamil Nadu and Andhra Pradesh were at the top. Okay, और small category में Goa was at the first rank, Manipur was the last rank, Chandigarh was the top in the UTs. Okay, now the last topic for today is the National Productivity Council, NPC. सो ये क्या है, ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है. इट इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर विच मिनिस्ट्री, DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. और इसका एम क्या है, टू प्रमोट दी प्रोडक्टिविटी कल्चर. ओके, बाकी फंक्शंस यहाँ डिटेल में दे रखे हैं, राइट. ये चीजें आप जरूर देखना. ओके, प्लीज डू गो थ्रू इट, आपको नोट्स मिलेंगे
राइट, आप देखते हो तो प्लीज डू गो थ्रू इट कि फंक्शंस क्या है इसके, राइट। सो बट इन जनरल अगर बोले तो फंक्शन इज टू प्रमोट प्रोडक्टिविटी कल्चर इन इंडिया, ओके। फंक्शन इज टू प्रमोट प्रोडक्टिविटी, ओके। प्रोडक्टिविटी मतलब कि ऐसी ऐसी चीजें, इनिशिएटिव्स लाएं, रिसर्च करें, ओके, ऐसे फंक्शंस परफॉर्म करें सारे ट्रेनिंग के, कंसल्टेंसी के। सो क्या है, रिसर्च, कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग, ओके, इन विच एरियाज, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, एग्री बिजनेस, इकोनॉमिक सर्विसेज, क्वालिटी मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इन सब एरियाज में जो है गवर्नमेंट और पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, इवन फॉर प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, ओके, ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट के, तो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है इसका फंक्शन है कि रिसर्च, कंसल्टेंसी और ट्रेनिंग सर्विसेज ले टू अल्टीमेटली इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी, ओके, कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए। और अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इट इज अ ट्राइपार्टाइट। ट्राइपार्टाइट मतलब थ्री साइड्स, तीन साइड्स के बीच का एग्रीमेंट है। नॉन प्रॉफिट, it is tripartite, it is non-profit organization with equal representation between government, employers and workers organization। इन तीनों का, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों के बीच का एक ट्राइपार्टाइट, इन ये तीनों जो है इस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व है, ओके, और तीनों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन, ओके। सो प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट, okay, another, this is also important, okay, overall you could say this in general is important, okay। बाकी ये भी important fact है कि it is the constituent of Tokyo based Asian Productivity Council। so एशिया के लिए पूरी एक productivity council है, उसका भी एक part है, right। APO is an intergovernmental body और इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस एशियन प्रोडक्टिविटी काउंसिल, और एशियन प्रोडक्टिविटी काउंसिल का पार्ट है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, ओके। तो ये क्यों पढ़ रहे हैं, बेसिकली कि देखिए इट वाज रिसेंटली इन न्यूज, क्योंकि इसको जो है बेसिकली जो है एनपी, अब जो आप देखोगे कि नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल एक और फंक्शन करता है, क्या, इंस्पेक्शन और ऑडिट्स का। सो इंस्पेक्शन एंड ऑडिट्स ऑफ फॉर डिफरेंट, सो बहुत सारी डिफरेंट स्टैट्यूटरी बॉडीज है, जैसे वेयर हाउस डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी हो गया। इन्होंने जो है एनपीसी को एंगेज कर रखा है कि आप जो है इंस्पेक्शन और ऑडिट करो, ओके, फॉर इंस्पेक्शन एंड ऑडिट फॉर फूड सेफ्टी, फॉर फूड सेफ्टी एंड साइंटिफिक स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ओके। ये फंक्शन है एनपीसी का, ओके। और इसी फंक्शन के लिए इनको अब एक्रेडिटेशन मिला है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडी से, ओके। नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडी से इनको इसी चीज के लिए सर्टिफिकेशन मिला है रिसेंटली, ओके, इसीलिए न्यूज में। लास्टली आप इस बॉडी के बारे में भी यहाँ पे पढ़ लेना, ओके, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज, प्लीज डू रीड अबाउट इट। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, कम पॉसिबिलिटी बट पॉसिबिलिटी, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये नोट्स मिलेंगे, तो इससे ये दोनों चीज, ये दोनों पॉइंट्स भी आप जरूर पढ़ लेना, ओके। सो गाइज, दिस इज इट, दिस रैप्स अप आवर करंट अफेयर्स सेशन पार्ट 2। अब बस एक पार्ट बचता है, पार्ट 3, जिसमें जो रिसेंट मंथ्स हैं आपके, जैसे मान लीजिए मार्च हो गया, ओके, मार्च और अप्रैल हो गया और मई हो गया, दैट वी विल कवर, ओके। मोस्ट ऑफ दिस इज कवर्ड नाउ, ओके। तो ज्यादातर हमने कवर कर लिया, ओके। थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है अब वो पार्ट 3 में हम कवर कर लेंगे, ओके। वी विल कवर द रिमेनिंग रिमेनिंग थिंग्स इन पार्ट 3, ओके। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, एंड प्लीज डू रिवाइज दीज नोट्स, इसको रिवाइज करना, ओके। और एंड डोंट वरी, देखिए डोंट वरी, पार्ट 3 में आपका, पार्ट 3 में कंप्लीट कवरेज होगा। आई नो लग रहा होगा कि इतना ज्यादा कैसे होगा, बट पार्ट 3 में कंप्लीट करा दिया जाएगा, और अगर मान लो नहीं हो पाता पार्ट 3 में तो पार्ट 4 भी करवा देंगे इसका, ओके। सो डोंट वरी अबाउट करंट अफेयर्स, बट यस, इतना जो आज आपने पढ़ा है इसके नोट्स लेना और प्लीज इसको रिवाइज कर लेना, प्लीज रिवाइज, ताकि अगर इतने में से क्वेश्चन आपको आए तो आप उस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर लो, ओके। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, and see you again next time with another session on polity current affairs.